एनसीईआरटी 8 क्लास का जो है पॉलिटी का रिवीजन जो है मात्र आप 30 मिनट में जो है कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है उसके बारे में जानेंगे और आपको जो है हम करके भी जो है दिखाएंगे इस वीडियो में। तभी वीडियो को जो है लास्ट तक जो है बने रहिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी बिहार पुलिस रेलवे या एसएससी, तो अक्सर जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से जो है पूछा जाता है। यानी 6 से लेकर 12 तक जो भी एनसीईआरटी का बुक है उससे जो है क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो इसमें जो है आज की इस वीडियो में हम आपको पॉलिटी बताएंगे। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा, अच्छा कमेंट रहा, तो हम जो है इसी तरह से 6 का भी, 7 का, 8 का तो आज बता ही रहे हैं, 9th का, 10th का और 11 12th का भी जो है बता देंगे। किस तरह से पढ़ना है चलिए मैं आपको जो है बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो बुक में हमने जो टिक लगाया है मेन पॉइंट का, वो जो है एडिटोरिया का जो 6 to 12 तक जो बुक का जो वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन था उसका जो है हमने 8 क्लास का पढ़ा और उसके अनुसार जो है हमने बुक में जो है उसको अंडरलाइन किया है। तो उन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम जो है बुक जो है निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कि यह एनसीईआरटी का बुक है। अगर आप एनसीईआरटी का बुक जो है आप पढ़ना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल जो है डिजिटल पिच पे जो है आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जो है जाके आप जो है डाउनलोड जो है कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके इस चैनल को जो है आप जो है ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जो है सभी बुक जो है 6 से लेकर 12 तक जो है डाला हुआ है। तो वहाँ से जो है आप उस बुक को जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपको 30 मिनट में रिवीजन करना है तो किस प्रकार से करना है चलिए मैं एक एक करके जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज, सभी चैप्टर में जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को जो है हमने अंडरलाइन किया है और उन्हीं टॉपिक को जो है हम बताएंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ से जो है चैप्टर जो है चालू हो जाता है। लेकिन ये सब जो है आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए कि हमने जो है 10वां नंबर क्वेश्चन था। अगर आप जो है एडिटोरिया का ऑल आउट का बुक निकालिएगा पॉलिटी का, तो उसमें जो है आपको 8 क्लास में जो है 10वां का यहाँ पे जो है 10 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको यह जो है व्याख्या मिलेगा। अब इसमें जो है किस तरह से पढ़ना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा का गठन की मांग कब की गई थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा की गठन की मांग कब की गई थी। तो इसमें आंसर होगा 1934 में। ओके, क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी तो 1934 में मांग की गई थी। तो ये जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन रहेगा और इस तरह से आपको आंसर जो है इसको याद करना है। ओके, उसी तरह से जो है फिर इसमें जो है दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन रहेगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था तो दिसंबर 1946 में। बाकी यह सब जो है इम्पोर्टेंट जो है नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है इसे पूरा व्याख्या के साथ जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन अगर पढ़ रहेंगे इस तरह से तो जल्दी जो है इसे 30 मिनट से कम ही समय में जो है इसे रिवीजन जो है आप कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है नेपाल के बारे में पढ़ना है। नेपाल से अक्सर जो है एग्जाम में जो है बीपीएससी में टीआरई 1 2 3 में जो है पूछा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर यह क्वेश्चन में जो है आपको मिल जाएगा। नेपाल में जो है लोकतंत्र को जो है कब जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कि आखिरकार 2006 में जो है राजा द्वितीय ने संसद में बहाल कर राजनीतिक सरकार बनाने का जो है मौका उन्होंने जो देना पड़ा। यानी कि 2006 में। और लोकतंत्र कब जो है नेपाल में जो है यह जो है बहाल किया गया था तो 2008 को जो है आपको याद करना है। लोकतंत्र को कब जो है इसका ये जो है संविधान को अपनाया गया था तो 2005 जो है आपको याद जो है रखना है। ओके, तो इस तरह से जो है 2 पॉइंट इसमें जो है आपको याद करना है। बाकी इसका जो है डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। ओके, चलिए इस तरह से जो है नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ फिर। और बहुत जल्द जो है यहाँ पे जो है इसका समाप्ति भी जो है यह चैप्टर जो है 30 मिनट के अंदर ही जो है आप रिवीजन जो है कर लेंगे। ओके, उस तरह से जो है यहाँ पे अब जो है संघवाद के बारे में पढ़ना है कि इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना। यानी कि संघवाद का अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना, यानी संघवाद इसे कहा जाता है। तो इसमें जो है कथन वाला क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें होना लोकतंत्र होता है।
तो उसमें आपको नहीं, उसमें क्या होता है, संघवाद होता है। तो संघवाद जो है आपको याद जो है रखना है। उसके बाद जो है बाबा साहब के बारे में जो है आपको यहाँ पे जो है कथन वाले क्वेश्चन में रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के क्या है, जनक है, या भारतीय संविधान के पिता भी कह सकते हैं, भारतीय संविधान के जनक भी जो है बोल सकते हैं। इसमें कथन वाला क्वेश्चन आएगा कि अनुसूचित जाति संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गया हो, अभी भी अनुसूचित जाति बेफिक्र नहीं हो सकती है, क्योंकि इन कानून का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों के आह्वान किया कि सरकार के अलावा लोक सेवा प्रशासन में भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है भाग ले। तो इस तरह से इसमें कथन वाला क्वेश्चन रहेगा कि अनुसूचित जातियों के संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। तो इसमें जो है कथन क्या हो जाएगा, हाँ मिली है, सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है कथन वाला इसमें क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए अगला जो है इसमें फिर रहेगा क्वेश्चन कि सार्वभौमिक निवेशक मताधिकार के समय जो है स्वीकृति मिला था, उस समय उसका सदस्य कौन था। यानी कि जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक निवेशक मताधिकार सिद्धांत का स्वीकृति प्रदान की, उस समय सभा के सदस्य कौन थे। तो सभा के सदस्य कौन थे, AK अय्यर थे। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक निवेशक मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, तो उस समय सभा के सदस्य कौन थे, तो AK अय्यर थे। इस तरह से बस इतना ही पॉइंट याद करना है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल्स में तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी लेकिन इतना ही याद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद कीजिएगा तो कहाँ तक याद करते रहिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट ही बताएंगे जो जिससे क्वेश्चन बना है, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखते सभी के जो है सभी जगह पे जो है आपको क्वेश्चन भी लिखा हुआ मिलेगा कि यह कैमा नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ऑल आउट का जो है बुक लेके एडिटोरिया का, वहाँ पे क्वेश्चन को मिला सकते हैं। पूरा इसका व्याख्या, यही व्याख्या वहाँ पे भी जो है आपको ये मिल जाएगा, और ये इसी से जो है क्वेश्चन उसमें डाला गया है। ओके, चलिए अगला जो इसमें क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह आप चाहते हैं कि 9th क्लास का भी हम बताएं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर जो है 9th क्लास का भी जो है बता दूंगा। ओके, और 9th क्लास का पॉलिटी का, ज्योग्राफी का भी बता दूंगा, क्योंकि हम भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अगला जो इसमें है क्वेश्चन, इसमें फिर कथन वाला क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से पढ़िए, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोग को प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कथन वाला में क्वेश्चन रहेगा कि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले डैश लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें आपको याद करना है कि संप्रभु लोगों को क्या होती है, प्रतिनिधित्व करती है। किसको प्रतिनिधित्व करती है, संप्रभु लोगों के प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट जो है हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। अगला जो इसमें क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में आपको जरूर जो है याद करना है कि मौलिक अधिकार वाला वह खंड भारतीय संविधान के है जिसे अंतर्यात्मा जो है कहा जाता है। यानी कि मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतर्यात्मा कहलाता है। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतर्यात्मा कहलाता है। उसके बाद जो है आपको मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार को आपको जो है सीक्वेंस वाइज जो है आपको याद जो है कर लेना है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, समानता का अधिकार होता है। समानता के अधिकार में क्या होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग जो है समान है, और सभी को जो है सभी लोगों को देश के कानून के बराबर जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में होता है कि यह जो है इसके अभिव्यक्ति, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, किसी भी भाग में जाने, रहने, व्यवसाय करने, कारोबार करने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को जो है आप किसी कारखाने में जो है काम नहीं करवा सकते, उससे व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस तरह से है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को जो है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जो है धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, और प्रचार प्रसार करने का भी जो है उसे अधिकार है। यह हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार होता है कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए जो है अपने शैक्षिक संस्थानों को जो है क्या करते हैं, खोल सकते हैं। उसके बाद जो है सार्वजनिक उपचार के अधिकार, जिससे बाबा साहब ने जो है इसे क्या कहा था, सार्वजनिक उपचार को क्या कहा था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो सार्वजनिक उपचार का अधिकार जो है, किसी भी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो जो है अधिकार का लेकर जो है अपनी अदालत में जो है क्या होता है, जा सकता है। तो इस तरह से जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। ओके, और यहाँ पे अब इसका जो है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि श्री जयराम दास दौलत राम क्या थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जयराम दौलत राम जो थे क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे।
राजकुमारी अमृता कौर क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। जॉन मथाई की वित्त मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। यानी कि जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय जो है इसका बारे में दिया गया है, यानी कि संविधान सभा के समय। तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे निचले चित्र में दाएं के देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र जो है दिया गया। ओके, तो ये जिस समय संविधान पे जो है हस्ताक्षर हुआ था उस समय का ये जो है बात बोला जा रहा है कि जयराम जो है श्री जयराम दास दौलत राम कौन से विभाग से उनके पास था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। राजकुमारी अमृता कौर कौन सा विभाग था, तो स्वास्थ्य मंत्री था। जॉन मंथाई के पास कौन सा मंत्री विभाग था, तो वित्त मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो है जगजीवन राम के पास जो है कौन सा मंत्री था, तो श्रम मंत्री थे। ओके, तो इस तरह से जो है आपको याद करना है और इस तरह से देखिए कि पहला चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है पूरा इसको पढ़िए। मैं आपको बता ही दिया कि मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो है आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आप जो है वहाँ पे डिजिटल जो है पिच लिखिए, उसके बाद जो है आपको चैनल आ जाएगा, उससे जो है ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे सभी बुक जो है मिल जाएगा। सभी कंपटीशन का भी जो है हमने बुक बहुत सारा जो है डाल रखा है। किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको बुक मिल जाएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ये भी बुक जो है हम जिस तरह से अंडरलाइन किए हुए हैं तो हम टेलीग्राम में जो है डाल देंगे, ये भी बुक जो है आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब इस तरह से जो है चैप्टर 2 जो है चालू हो जाता है। ओके, अब जो है आप सोचते होइएगा कि वीडियो तो 1 घंटा लगभग मेरे ख्याल से बन ही जाएगा, लगभग 1 घंटा का वीडियो है और यहाँ पे थंबनेल में लिखा है कि 30 मिनट में जो है आप रिवीजन कीजिए। तो 30 मिनट में ज़रूर आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़िएगा खुद से तो आप इसे जो है 30 मिनट क्या 20 मिनट में ही आप रिवीजन इसे कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जिस अभी तो हम आपको बता रहे हैं ना, तो बताने में तो थोड़ा सा हमको टाइम लग रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कथन में पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि हमने इसे पहले से पढ़ा है। ओके, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है कथन में रहेगा, ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर में रहेगा। ओके, चले अब अगला जो है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। ओके, चैप्टर 2 में है। ओके, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, ये भी जो है कथन में रहेगा क्वेश्चन। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या होता है, हस्तक्षेप की नीति होती है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करने, धार्मिक क्रियाकलापों दखल न देने के लिए अन्य राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट जो है देता है। यह भी जो है कथन में रहेगा यह क्वेश्चन कि राज्य के कुछ धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है, तो कथन में हो जाएगा हाँ सही जो है क्या होता है कि देता है। ओके, चलिए अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें भी जो है आपको वन लाइनर में भी और कथन वाले में भी जो है यह क्वेश्चन डाल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी स्कूलों में बच्चे पहले किसकी जो है शपथ लेते हैं, तब वफादारी की जो है क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूल के बच्चे सुबह सबसे पहले किसका शपथ लेते हैं, तो वफादारी के शपथ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वफादारी जो है इसका आंसर है। ओके, उस तरह से जो है फिर अगला यहाँ पे है कि संविधान में संशोधन के जरिए, सबसे पहले संविधान संशोधन के जरिए यहाँ पे अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने को रोक दिया जो धार्मिक संस्थाओं को पक्ष लेते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन रहेगा कि अमेरिका के संविधान में कौन सा संशोधन में के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया जो धार्मिक संस्थाओं को पक्ष लेते थे। यानी कि क्वेश्चन रहेगा कि अमेरिका के संविधान में हुए कौन सा संशोधन जिसके जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया जो धार्मिक संस्थानों को पक्ष लेते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला वो संविधान संशोधन था जिसमें विधायिका को कानून बनाने से रोक दिया और जो धार्मिक संस्थाओं को पक्ष जो है लेता था। ओके, तो इस तरह से जो है ये कथन में जो है क्वेश्चन डाल सकता है और इसका पहला जो है संविधान संशोधन हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे जो है फिर है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता के बीच अहम फर्क है। तो इसमें कथन में रहेगा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका के धर्मनिरपेक्षता के बीच अहम फर्क है, तो इसे कथन हो जाएगा कि हाँ फर्क है, सही है कथन। इसलिए यह कि अमेरिका धर्मनिरपेक्षता और अन्य राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक हस्तक्षेप में करने की छूट दी गई है। इसमें भी जो है कथन वाला क्वेश्चन रहेगा कि राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो
तो कथन हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा कि हाँ छूट दी गई है। तो इस तरह से दोनों हमने कथन, जितना अंडरलाइन करता हूँ उतना ही कथन जो है पूछा जाएगा और इतना ही कथन आपको बुक में भी जो है मिलेगा। जब आप एडिटोरिया का ऑल आउट का बुक देखिएगा तो इतना ही कथन उसमें भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम बगल में भी कथन जो है इसका बुक रखे, हमने जो है उसका बुक जो है पढ़ा है और इस तरह से हमें जो है पता है कि इतना जो है इसमें कथन दिया गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है फिर कि फ्रांस में कौन सा ऐसा कानून जो है, इसमें जो है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रहेगा, वन लाइनर में भी क्वेश्चन रह सकता है और जो है कथन में भी यह क्वेश्चन रह सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक राजनीतिक चिन्हों को प्रतीकों को धारण करके स्कूल जो है नहीं आएगा। यानी कि कौन सा ऐसा देश कानून पास किया है जहाँ पे आप जो है विद्यार्थी को इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक राजनीतिक चिन्ह प्रतीकों को धारण करके आप विद्यालय नहीं जा सकते हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा, फ्रांस जो है हो जाएगा। 2004 फरवरी 2004 में जो है यह कानून जो है पास हुआ था फ्रांस में कि आप जो है कोई भी धार्मिक चीज़ जो है पहनकर जो है आप जो है विद्यालय जो है नहीं आ सकते हैं। तो इसके विरुद्ध में जो है फ्रांस में अप्रवासियों लोगों ने बहुत बड़ा विद्रोह भी जो है इसे किया था। तो ये जो है कथन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी, कोई भी इस जो धार्मिक चीज़ है वो पहनकर जो है आपको विद्यालय नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है। तो यह कौन सा देश ने ऐसा कानून पास किया था, तो यह जो है फ्रांस फरवरी 2004 में जो है पास किया था। ओके, तो इस तरह से जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे अब जो है चलिए देखिए, अब यहाँ पे दूसरा भी जो है चैप्टर ख़त्म होगा। अब बताइए कितना टाइम लगेगा। जब आप खुद से पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से आप 20 मिनट में इसको रिवाइज जो है आप कर लीजिएगा और यही सब क्वेश्चन जो है आपको भी पता होगा, आप क्वेश्चन पढ़ते होइएगा तो आपको भी पता होगा कि यहाँ से जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ओके, चलिए अब अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद जो है ईवीएम का जो है हो सकता है तो आपको जो है इसका जो है फुल फॉर्म जो है आपको पूछ ले। तो ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। ओके, आपको ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है ईवीएम का पूर्ण होता है। अब इसमें क्वेश्चन फिर वन लाइनर में रहेगा कि सर्वप्रथम जो है कब कौन सी चुनाव में जो है पूरे देश में जो है पूरे भारत में जो है ईवीएम को लागू किया गया था। तो 2004 में जो है चुनाव में पहली बार जो है पूरे देश में जो है ईवीएम को जो है इस्तेमाल जो है किया गया था। यानी कि 2004 में जो है ईवीएम को जो है पूरे देश में जो है क्या हुआ था कि इस्तेमाल जो है किया गया था। इसमें जो है कथन वाला में क्वेश्चन रहेगा कि इसके इस्तेमाल से, ईवीएम के इस्तेमाल से जो है लगभग जो है 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई थी, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन जो है कागज जो है बनाना पड़ता था। तो इसमें कथन वाला में रहेगा तो यह कथन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाँ ईवीएम बनाने में जो है लगभग जो है 1.5 लाख पेड़ को जो है रक्षा हुई थी, जिसे छपाई के लिए जो है लगभग 8,000 टन जो है कागज़ जो है बनाना जो है पड़ता अगर देश में चुनाव होता तो ओके। तो इस तरह से जो है ये जो है आपको कथन जो है याद जो है रखना है। चलिए अगला जो है फिर इसमें मेन जो पॉइंट है वही पॉइंट हम बताएंगे और उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं, तो भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। ओके, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। आपको जो है वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ओके, याद करना है आपको कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होता है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो है इससे जो है फिर कि जो है यहाँ पे कथन वाला में क्वेश्चन में जो है आ सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि साउथ ब्लॉक दूसरी और नॉर्थ ब्लॉक है, एक यह जो है साउथ ब्लॉक है और जो है एक जो है दूसरी नॉर्थ ब्लॉक है। ओके, इसका निर्माण जो है 1930 में हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर में कि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण जो है कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण कब किया गया था, मुख्य 2 इमारत को, तो 1930 में किया गया था। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के नाम से जो है दोनों जो है यहाँ पे
प्रसिद्ध है। ओके, अब इसमें रहेगा कि साउथ ब्लॉक के चित्र में जो है प्रधानमंत्री का कार्यालय, इसमें उल्टा दे देगा कि साउथ ब्लॉक में जो है, साउथ ब्लॉक का चित्र में, साउथ ब्लॉक को जो है उसमें कार्यालय किसका है, तो उसमें कार्यालय जो है गृह मंत्री का है। नहीं, गृह मंत्री का नहीं है, उसमें कार्यालय किसका है, प्रधानमंत्री का है। यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये साउथ ब्लॉक है। ओके, साउथ ब्लॉक में किसका कार्यालय है, यानी कि बोल रहा है कि बाईं ओर, तो बाईं ओर यहाँ पे हमने लिख रखा है कि बाईं ओर का ब्लॉक जो है साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। यानी कि इसमें जो है, इस ब्लॉक में जो है कौन सा रहता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके बाद जो है रक्षा मंत्री रहते हैं, उसके बाद जो है विदेश मंत्री रहते हैं, इसमें रहते हैं। ओके, अब ये इधर जो दाईं वाला है, यहाँ पे देखिए फिर लिखा हुआ है क्या हो कि दाईं, इसमें लिखा हुआ है दाईं और नॉर्थ ब्लॉक हैं, जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। यानी कि यह जो है दाईं वाला ब्लॉक है, और इसमें कौन सा है, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इसमें वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो है ये वाले ब्लॉक में रहते हैं। तो इसमें जो है उल्टा आपको कथन दे देगा कि साउथ ब्लॉक में जो है, साउथ ब्लॉक के बाईं ओर साउथ ब्लॉक है, जिसमें क्या रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, तो उल्टा दे देगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि साउथ ब्लॉक, बाईं ओर जो साउथ ब्लॉक है उसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का कार्यालय है, और दाईं ओर का जो ब्लॉक है उसमें जो है वित्त मंत्री और गृह मंत्री का इसमें जो है क्या है कि इसमें रहते हैं। ओके, इसी में जो है गृह मंत्री रहते हैं, इसमें जो है प्रधानमंत्री रहते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आपको याद जो है करना है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे याद इसमें करना है, इसमें कथन वाला क्वेश्चन रहेगा कि जब संसद सत्र चलता है तो जो है सबसे पहले कौन सा काल होता है, तो सबसे पहले जो होता है प्रश्न काल होता है। संसद सत्र जब चलता है तो सबसे पहले कौन सा काल होता है, प्रश्न काल होता है। आपको जो है इसमें उल्टा दे देगा कि संसद सत्र के पहले कौन सा होता है, शून्य काल होता है। शून्य काल नहीं होता है, सबसे पहला होता है प्रश्न काल होता है, जिसमें प्रश्न जो है पूछा जाता है। ओके, इसके माध्यम से संसद के कामकाज के बारे में जो है जानकारी जो है हासिल करते हैं, जरिए संसद की कार्यपालिका नियंत्रण करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियां के प्रति जो है आगाज जो है किया जाता है। यानी कि प्रश्न काल में ये सब जो है क्या होता है, किया जाता है। ओके, तो ये आपको याद करना है कि संसद सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले कौन सा होता है, प्रश्न काल होता है। ओके, शून्य काल कब होता है, जब 12 बजे के बाद होता है। याद तो आपको रखना है। ओके, तो इस तरह से जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर और पॉइंट टू पॉइंट जो है हम बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन में जो है रहता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1991 से 92 में हुआ था। यानी 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1992 के बीच में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था। अभी जो है 17वीं जो है लोकसभा कब था, या 18वीं लोकसभा कब था, अभी पूछ देगा कि 18वीं लोकसभा अभी चल रहा है कि 19वीं लोकसभा चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, देखिए 14वीं लोकसभा कब था, 2014 में, 2004 में था। यानी कि 14वीं लोकसभा कब था, 2004 में। अब इसमें 5 साल बढ़ाइए तो यानी कि 2009 आ जाएगा। ओके, तो 9 में कौन सा जो है लोकसभा होगा, 15वीं लोकसभा। उसके बाद जो है 9 के बाद जो है 2014 आ जाएगा। ओके, 2014 में कौन सी जो है लोकसभा था, तो 16वीं लोकसभा। उसके बाद जो है 19 आ जाएगा। ओके, यानी कि 5 साल बढ़ेगा, सब में 5 साल जो है यहाँ पे बढ़ेगा तो 19 आ जाएगा। तो 19 में कौन सा जो है लोकसभा था, 17वीं लोकसभा। अब 19 5 कितना हो जाएगा फिर, 2024। तो यानी कि अभी कौन सा लोकसभा हुआ था, तो 18वीं लोकसभा हुआ था। कौन सा लोकसभा हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जो अभी लोकसभा कौन सा जो हुआ था, 18वीं लोकसभा हुआ था। ओके, तो 18वीं लोकसभा कितना हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा। उसके बाद जो है 24 5 फिर 29 में कौन सा लोकसभा हो जाएगा, तो 19वां जो है लोकसभा हो जाएगा। इस तरह से आपको याद करना है। और इसमें क्वेश्चन था कि 17वीं लोकसभा जो था, 17वीं लोकसभा 2019 में, उसमें बीजेपी को कितना वोट मिला था, तो बीजेपी को जो है 303 वोट मिला था, कांग्रेस को 52 मिला था, डीएमके को 24 मिला था, AITC को जो है 22 मिला था, YSRCP को जो है 22 मिला था, SS को यानी कि ये जो है महाराष्ट्र के जो है जो पार्टी है उनका कितना था, 18 था, जदयू को कितना था, 16 था। तो इस तरह से जो है आपको याद जो है इसको रखना है। ओके, चलिए अगला जो है अब बताते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो हम बार बार बता रहे हैं कि आपको जो है टेलीग्राम मेरा जो है चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना है, डिजिटल पिच को। अब टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे जो है आपको डिजिटल पिच लिखना है, चैनल आ जाएगा, लोगो वो सब कुछ लगा हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ये बुक जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अदर कंपटीशन का भी बहुत बुक डाला हुआ है, तो वो भी जो है आप देख सकते हैं। ओके, अब चौथा यहाँ पर जो है अध्याय जो है शुरू हो चुका है। अब चौथा से जो है देख लेते हैं कि कितना इसमें सवाल था। मेरे ख्याल से चौथा अध्याय से एक भी सवाल नहीं था। ओके, चौथा अध्याय से एक भी सवाल नहीं था। 5वां अध्याय से
देखते हैं कि पंचमा अध्याय से सवाल था। तो यहाँ पे था सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी दिन जो है हमारा गणतंत्र जो है, हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरेशन कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 39 की भांति जो है न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर जो है चैम्बर ऑफिसेज में हुआ करता था। इसे जो है 1958 में इमारत में जो है हस्तांतरित जो है किया गया था। सिर्फ क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? तो 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। ओके, देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापना किया हुआ था? 26 जनवरी 1950 को आपको याद जो है रखना है। ओके, चलिए फिर अगला जो इसमें अब जो है क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। ओके, उच्च न्यायालय। ओके, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले जो है कहाँ किया गया था? तो 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में किया गया था। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है किया गया था। वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो बुक में हालांकि 21 दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जो है वर्तमान में अभी कितना है? 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 25 है, लेकिन बुक में आपको 21 मिलेगा। ओके, तो आपको जो है याद जो है ये रखना है। उसके बाद जो है जनवरी 2019 में जो है आंध्र प्रदेश, अमरावती, तेलंगाना, हैदराबाद में अलग एक उच्च न्यायालय की जो है स्थापना जो है किया गया था। ओके, 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वहाँ पे किया गया था। आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब अगला फिर यहाँ पे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो सिर्फ हम बताते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, चलिए अब इसमें है यहाँ पे फौजीदारी कानून के बारे में जो है आपको याद रखना है, दीवानी कानून के बारे में। तो फौजीदारी कानून कौन होता है? ये ऐसे व्यवहार और क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना क्या होता है? फौजीदारी कानून होता है। फौजीदारी कानून क्या होता है? तो ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए जो है चोरी या दहेज के लिए औरत को तंग करना क्या होता है? फौजीदारी कानून होता है। दीवानी कानून क्या होता है? तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष अधिकारों या उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जो है जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराए, तलाक आदि से संबंधित क्या होता है? दीवानी कानून होता है। ओके, उसके बाद जो है फिर फौजीदारी कानून में क्या होता है? इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकता FIR दर्ज कराई जाती है। उसके बाद जो है पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस जो है फाइल करती है। इसमें जो है कथन वाला क्वेश्चन रह सकता है कि ये कथन वाला क्वेश्चन में सेम कथन आपको दे देगा कि पहले सूचना रिपोर्ट प्राथमिकता जो है दर्ज कराई जाती है, उसके बाद जो है पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है दीवानी कानून के तहत। दीवानी कानून के तहत नहीं, यह फौजीदारी कानून के तहत जो है यह सब किया जाता है। दीवानी कानून में क्या किया जाता है? तो प्रभावी रक्षा की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। यानी कि यह जो है न्यायालय किराएदार से संबंधित है दीवानी कानून में, दूसरा जो पॉइंट है। ओके, उस तरह से जो है फिर इसमें जो है फौजीदारी में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जो है जुर्माना भी जो है किया जा सकता है। फौजीदारी कानून में होता है। ओके, उसके बाद जो इसमें है कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है और उदाहरण के लिए जो है मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली कर और बकाया किराया को जो है चुका सके। यानी इसमें जो है किराया से दीवानी में क्या है? किराया से यहाँ पे देखिए पॉइंट इसमें याद आपको रखना है कि दीवानी कानून में जो है किससे संबंधित है? खरीदारी से, किराए से, तलाक से, बिक्री से, चीज़ों से। ओके, तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है। और इसमें किससे संबंधित है? तो फौजीदारी में चोरी से, दहेज से, औरत को तंग करना, हत्या करना, ये सब किस में आ जाएगा? फौजीदारी में। तो इस समय आएगा फौजीदारी में आएगा तो फौजीदारी में सबसे पहले क्या होगा? प्राथमिकता जो है FIR दर्ज किया जाएगा। FIR दर्ज करेगा तो पुलिस अपराध को जांच करेगा, जांच करने के बाद जो है अदालत में केस फाइल करेगा। ओके, तो इस तरह से जो है आपको याद जो है करना है। ओके, उसके बाद जो है फौजीदारी और दीवानी कानून के बारे में आप तो समझते हैं, इसके आधार पर इस तालिका को भरना है।
तो ये वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। ओके, चलिए उसके बाद जो है अगला फिर इसमें है कि 1980 के दशक में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। यानी कि इसमें आ जाएगा कि जनहित याचिका की व्यवस्था कब विकसित की गई थी, तो 1980 के दशक में जो है की गई थी। जो है जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था कब की गई थी, तो 1980 के दशक में जो है की गई थी। यह याचिका जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो PIL यानी कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानून की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। ओके, तो यह पॉइंट नहीं है, आपको फर्स्ट वाला ही पॉइंट आपको याद रखना है कि जनहित याचिका जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जो है क्या हो सकती है, दायर जो है की जा सकती है। ओके, कि यानी कि PIL जो होता है वो कहाँ दायर की जा सकती है, PIL ओके, कहाँ दायर जो है की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दोनों में जो है दायर जो है की जा सकती है। ओके, उस तरह से चले। अब अगला जो इसमें है यहाँ पे कि उल्टा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया। यानी इसमें रहेगा कि कौन सा निगम का मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले के अदालत में आजीविका के अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया गया था। तो इसमें क्यों होगा, उल्टा टेलिस बनाम मुंबई में यह मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि इस फैसले में अदालत के आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया गया। यानी जीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा बनाया गया था। कौन सा बनाम में, तो उल्टा टेलिस बनाम में, ओल्गा टेलिस बनाम में। ओके, याद रखना है, ओल्गा टेलिस बनाम में हुआ था। ओके, तो इस तरह से बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जहाँ से क्वेश्चन बना है वही उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। आप अगर इसमें फिर से आप खुद से पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा अंडरलाइन कीजिएगा, आप सब अब पढ़िएगा तो लगेगा कि सब इम्पोर्टेंट है, सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो जो जिससे एडिटोरिया का क्वेश्चन बना था उन्हीं टॉपिक को हम आपको बता रहे हैं। आप हो सकता है इसमें और सा टॉपिक जो है इसमें इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर आप खुद से पढ़िएगा तो और जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन एडिटोरिया के अनुसार जो है वही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं जिससे एडिटोरिया ने क्वेश्चन बनाया है। और वो पॉइंट हमें भी जो है अच्छा लगा, इसीलिए हम सोचे क्यों नहीं आप लोग को भी जो है बता दिया जाए, और मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी बन जाएगा, कुछ व्यू भी आ जाएगा, कुछ कमाई भी हो जाएगा। इसी कारण जो है हमने आप लोगों को इस तरह से बताने के सोचे थे, और मेरा भी जो है क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अभी देख सकते हैं कि अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी हम जो है 10:30 में जो है यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे लिख रहा है, तो 10:30 अभी हो रहा है। हालांकि गांव में जो है सब सो जाता है, 9-10 बजते बजते सारा आदमी सो जाता है, लेकिन अभी भी जो है हम इसका रिवीजन कर रहे थे, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा, आप लोग देख भी लीजिएगा, आप भी कुछ सीख जाइएगा, हम भी कुछ सीख जाएंगे, और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि कलहारी जिले में स्थित न्यायमीगिरी पहाड़ी है, यह जो है डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय इलाका में रहता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि डोंगरिया कोड नामक आदिवासी कहाँ रहता है, तो कलहारी जिले के उड़ीसा के कलहारी जिले में स्थित न्यायमीगिरी पहाड़ी पर जो है रहता है। कौन सा जनजाति, तो आदिवासी, तो डोगरिया कोड आदिवासी रहती है। डोगरिया कोड आदिवासी कहाँ रहती है, तो उड़ीसा के कलहारी जिले के न्यायमीगिरी पहाड़ी पर जो है डोगरिया कोड आदिवासी जो है रहती है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आपको टाइम है तो सारा कुछ जो है एक एक करके पढ़िए। ओके, चलिए अब अगला जो है इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13.4 था। अब इसमें कथन वाला क्वेश्चन में आ जाएगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी, तो 14.4 दे देगा, 15.5 दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे पॉइंट याद रहेगा कि 13.4 है,
तभी आप सही क्वेश्चन को कर पाइएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि 2011 बार बोला जा रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 13.4 था। ओके, जिसमें उन्हें हाशिया समुदाय से माना जाता था, क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास से उतरने का लाभ नहीं मिला। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी प्रतिशत? 13.4 था। ओके, तो उस तरह से जो है आपको याद जो है करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान देने के, तो मुसलमान विकसित विभिन्न संकेतों को पिछड़े होते सरकार 2005 के उच्च समिति का गठन किया था, न्यायमूर्ति सचिंदर समिति थे। तो इसमें आपको याद रखना है कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। उस समिति का नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर था। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का नाम था। यानी कि मुसलमानों को विकसित के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वो समिति का नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति सचिंदर सच्चर समिति उसका क्या था? नाम था। इसकी अध्यक्षता बनाई गई थी। इस समिति ने मुसलमानों में सामुदायिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियीकरण के विस्तार पर जो है अध्ययन जो है किया गया था। उस समिति का नाम क्या था? न्यायमूर्ति सचिंदर सच्चर समिति था। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, चलिए अब अगला यहाँ पे है। बस अब थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा आप सब्र रखिए, आपका जो है यहाँ पे 30 मिनट में जो है NCERT 8 क्लास का रिवीजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे कि मुसलमानों को इसी सामाजिक हाशिए के कारण जो है कुछ स्थिति में वे जिन इलाकों से पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे, जिसे अक्सर जो है क्या होता है? घोटेआइजेशन कहते हैं। घेटोआइजेशन कहते हैं। यानी कि जिस समुदाय में वो एक इलाका में एक ही वर्ग के जो लोग रहते हैं, जैसे मुसलमान इसे सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थिति के जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे, तो अक्सर जो है उसे घेटोआइजेशन कहते हैं। तो घोटेआइजेशन कहाँ कहते हैं? जब एक समूह में एक ही जो वर्ग के लोग रहते हैं, मान चलिए कि यहाँ पे ये टोला है, अब इस टोला में जो है ज़्यादा एक ही समूह के, मान चलिए कि सिर्फ इसमें जो है इस टोला में जो है सिर्फ जो है मुसलमान लोग ही जो है इसमें रहते हैं। तो जब यहाँ से किसी कारण से जो है ये लोग बाहर अगर निकलने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? घेटोआइजेशन कहा जाता है। ओके, तो आपको जो है याद जो है रखना है कि घेटोआइजेशन किसे कहा जाएगा? जब एक क्षेत्र में एक ही समुदाय के लोग इसमें रहता हो, मान चले कि हिंदू ही रहता हो, और ये किसी कारण से अभी इस क्षेत्र से अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? घेटोआइजेशन कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है आपको याद जो है करना है। और इसमें बहुत अब जो है देखिए 8वां जो है लास्ट यहाँ पे चैप्टर में भी हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे लास्ट में जो है देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 50 टोटल उसमें क्वेश्चन था। तो संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो 17 जो है अस्पृश्यता अछूत से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत किससे संबंधित है? अस्पृश्यता किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ओके, और 15 के अनुसार जो है अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी को जो है जाति, मूल, धर्म के स्थान के जो है आप किसी से जो है भेदभाव जो है नहीं कर सकते। यानी कि धर्म, नस्ल, जाति के जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 15 के द्वारा। यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव किसी को साथ नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 15 के अनुसार। तो ये जो है आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है कि अनुच्छेद 17। ओके, तो इस तरह से जो है 2 जो है इसमें दिया है, तो 2 आपको जो है याद जो है रखना है। और यही सब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चले अब यहाँ पे उसके बाद जो है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को ख़त्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वाले कई जगह छुआछूत माना जाता है। तो गुजरात में भंगी बोला जाता है उस आदमी को जो हाथ से जो है मैला उठाते हैं। आंध्र प्रदेश में पाखी बोला जाता है। तमिलनाडु में सिक्लायर
बोला जाता है, तमिलनाडु में किसे बोला जाता है, सिक्लायर बोला जाता है। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को तो ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन जो व्यक्ति हाथ से मैला उठाते हैं उसे जो है विभिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न नामों से जो है बुलाया जाता है। तो राजस्थान में कौन नाम से बोला जाता है, तो ये मिलान करने वाला जो है आपको क्वेश्चन रहेगा, आपको दे देगा, इधर राजस्थान दे देगा, इधर आंध्र प्रदेश दे देगा, इधर तमिलनाडु दे देगा, इधर बिहार दे देगा, और यहाँ पे लिख देगा जाति का नाम, जैसे कि यहाँ पे लिख देगा भंगी, उसके बाद जो है इधर यहाँ पे लिख देगा सिक्लायर। तो इसमें आपको मिलान करना होगा कि कौन सा इसका जो है सही होगा। तो जब आपको यह कथन याद रहेगा तभी जो आप तो मिलान कर पाएंगे। तो गुजरात में क्या बोला जाता है, भंगी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पाखी बोला जाता है, तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, तो सिक्लायर बोला जाता है, सिक्लायर बोला जाता है, सिक्लायर बोला जाता है। ओके, सिक्लायर जो है उसे बोला जाता है जो हाथ से जो है मैला उठाते हैं, जो है छुआछूत नहीं मानते। और देख सकते हैं कि यहाँ ये जो है विरोध जो है यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है आपको याद जो है करना है। वीडियो कैसा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके चलिए अगला है, इसमें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया था, तो 2006 में किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पास किया था, तो 2006 में पास किया था। ओके, तो इस तरह से जो है आपको याद जो है करना है कि वन अधिकार अधिनियम कब पास हुआ था, तो 2006 में जो है पास किया गया था। तो इस तरह से जो है मेरे ख्याल से इसका अब जो है लास्ट ही यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए। ओके, चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि ब्राज़ील का एक शहर है, यानी कि इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादा स्तरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, तो पोर्ट एंग्लो ब्राज़ील एक ऐसा शहर है जहाँ पे शिशु मृत्यु दर मुकाबले बहुत कम है, यानी कि इस शहर में बहुत लोग गरीब है। अब समझिए कि यहाँ पे बहुत लोग क्या है, गरीब है। कथन को ध्यान से पढ़िए कि इस शहर में क्या है, बहुत लोग गरीब है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि दुनिया की सबसे दूसरे ज़्यादा शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। तो वो कौन सा शहर है, तो पोर्ट एलेग्रो ब्राज़ील, वह शहर का नाम है पोर्टो एलेग्रो ब्राज़ील। वह शहर है कि वहाँ के लोग तो गरीब है, लेकिन शहरों की अपेक्षा जो है वहाँ के जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या है, बहुत कम है। ओके, तो इस तरह से जो है यह मेन पॉइंट था। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए गैर सरकारी संगठन में जो है सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशकों से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने जो है मौजूदा स्वच्छता के अभाव में समस्या निपटाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस संगठन ने जो है 75,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय और 1,20,000 यहाँ पे 12 लाख है। ओके, कहीं दहीं संग्रह 10,000 10,000 लाख 12 लाख से ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं। तो इसमें कथन वाला क्वेश्चन रहेगा कि गैर सरकारी संगठन जो सुलभ इंटरनेशनल जो शौचालय है संस्था है, वो जो है कितने जो है मौजूदा जो है सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया था। तो उसमें जो है आपको हो सकता है उसमें 80,000 है, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है, 75,000 दिया हुआ है, और इसमें कितना लिखा है, 12 लाख दिया हुआ है। तो इसमें जो है आप इसे जो है, हालांकि अप टू डेट में जो है 15 इसमें था, तो 15 लाख जो है आप इसे पढ़ सकते हैं कि 15 लाख जो है निजी शौचालय जो है बनाया गया था। इसमें 90 था, तो 90 जो है यहाँ पे 90,000 जो है आप जो है इसको मान चल सकते हैं कि 90,000 ये अप टू डेट वाला हम बता रहे हैं। ये 90,000 यहाँ पे बुक में दिया हुआ था, वो एडिटोरिया का बुक में, और 15 लाख जो है यहाँ पे दिया हुआ था। तो आप जो है ये दोनों चीज़ जो है आप यहाँ पे मान के चलेंगे, क्योंकि ये जो है पुराना बुक था, तो इसमें जो है 75 और 12 लाख दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह जो है गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल में जो है कितना जो है संगठन ने जो है 75-90 लाख जो है बनाया था, और सार्वजनिक शौचालय और इकाइयों में जो है 12 लाख से ज़्यादा जो है निजी शौचालय का निर्माण जो है वह कराया था। यह स्वच्छ भारत के तरफ से जो है यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो है आपका 30 मिनट में जो है पूरा NCERT जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ज़रूर कीजिए। किसी तरह का आपको सवाल हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर इसी तरह से जो है 8
क्लास का तो हम बता दिए, 9th क्लास का, 6 का, 7 का फिर लेके आए पॉलिटी का। तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जो है इस तरह से फिर लेके आऊँगा और आपका जो है रिवाइज जो है हो जाएगा। और इसी तरह से फिर ज्योग्राफी का भी हम लेके आएंगे, हिस्ट्री का भी। और क्योंकि हमें खुद जो है सब कुछ पढ़ना है, तो हम जो है सोचेंगे कि हम भी पढ़े, आपको भी जो है बताते चले। ओके, तो फिर अगला वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, तब तक ले दीजिए कुंदन को जय हिंद।